अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। सो आप में से कोई एक मैसेज बॉक्स आवाज़ अगर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज़ आ रही है सर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक हम लोगों ने आर्डिनो के कुछ आर्किटेक्चर के हवाले से डिस्कस किया था और उसके हार्डवेयर में जो डिफरेंट पोर्शंस थे उसमें आईओस थी और उसके डिफरेंट पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज इसमें फ़र्दर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर के हवाले से आप लोगों को अब क्लियर होगा सबको कि माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ होती है और इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम जो है वो किन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको आप एक स्मॉल कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो माइक्रो फॉर्म में होते हैं। मतलब कंप्यूटर में आपका प्रोसेसर होता है, तो इसमें आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। और सिमिलरली जैसे कंप्यूटर में आपके पास मेमोरी होती है रैम या रोम की फॉर्म में, तो यही चीज़ें आपके पास माइक्रो कंट्रोलर में भी होंगी, लेकिन वो माइन्यूट क्वांटिटी में होगी, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में होगी जितनी आपकी मतलब एक एप्लीकेशन रन करने के लिए सफिशेंट होती है। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर को अगर आप डिफ़ाइन करें तो इसमें आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी जो है, ये स्मॉल कंप्यूटर एक आईसी के अंदर एम्बेड होता है, विच कंटेन्स अ प्रोसेसर मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल्स। मतलब जो एक बड़े सिस्टम में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो आपकी एक चिप में ये सारी चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। तो इसमें आपको जो बुक शेयर की है, तो अभी तक अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है कि वो किस तरह इंस्टॉल किया जाए आर्डिनो सॉफ्टवेयर या उसका आईडीई जो है, तो वो बुक के फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया हुआ है सारा कि आपने इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह करनी है और बोर्ड किस तरह सेलेक्ट करना है, और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो उसकी पोर्ट है जहाँ से डाटा सीरियली ट्रांसफ़र होगा कंप्यूटर में, वो किस तरह सेलेक्ट करना है। वो सारी डिटेल्स आपको चैप्टर 1 में मिल जाएंगी। अच्छा, बाकी हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड जनरेट करते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें उसको स्केच का नाम देते हैं, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, कोड भी कह सकते हैं, और आर्डिनो की लैंग्वेज में इसको ऑल दो स्केच कहते हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली आप दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आर्डिनो बोर्ड जो है इसकी टेस्टिंग के लिए कि सबसे पहले जब भी कोई आप हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ या उसको मतलब इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको मेक श्योर करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो मतलब हो गई है। और कनेक्टिविटी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप कोई डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग से फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये आपकी डिवाइस जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ करेक्टली कनेक्ट हो चुकी है। तो आर्डिनो को चेक करने के लिए इसमें जो सबसे बेसिक आइडिया है कि आप इसकी कनेक्टिविटी चेक करें, इसमें ये कि इसकी पिन नंबर 13 जो है उसमें इंटरनली एक एलईडी लगी हुई होती है। मतलब अदरवाइज़ तो आप एक्सटर्नली
कोई ना कोई आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस या कोई एक्चुएटर कनेक्ट करेंगे उसको चेक करने के लिए, लेकिन एज सिंपल एज़ पॉसिबल बग़ैर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किए बगैर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम इसकी पिन नंबर 13 को जब भी कोई डाटा सेंड करेंगे या पिन नंबर 13 पे मतलब एलईडी ब्लिंक करवाएंगे तो वो एलईडी बोर्ड के ऊपर ही अवेलेबल है। तो उसकी ब्लिंकिंग से पता चल जाएगा कि डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग जो है वो आपकी करेक्टली हो रही है। अच्छा, इसमें प्रोग्रामिंग में जाने से पहले इसकी हम कुछ कमांड्स जो हैं, इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपकी प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगी वो थोड़ा देख लेते हैं। उसके लिए एक वाइट बोर्ड के तौर पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, तो वो आपसे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, तो आपके पास एक वाइट बोर्ड के तौर पे आ जाएगा। अच्छा, ये आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसको हम वाइट बोर्ड के तौर पे यूज़ कर लेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो रही है। एक मैसेज में कोई स्टूडेंट बता दें कि अगर आप देख सकते हैं इसको। अच्छा ठीक है, ये शेयर हो चुकी है। जिनके पास नहीं है वो आ जाती है अभी। अच्छा, इसमें आप लोगों को बताया था कि जो आपका आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर की हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें आपके पास मेनली दो फंक्शन जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। एक इसमें होता है वॉइड सेटअप, एक वॉइड सेटअप के नाम से होता है और एक वॉइड लूप के नाम से होता है। अच्छा, ये आपकी जो आर्डिनो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ये आपकी केस सेंसिटिव है। इसमें ये वॉइड जो है ये मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। बाकी ये पैरेंथेसिस जो हैं ये किसी भी फंक्शन को शो करते हैं। मतलब अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये जस्ट इंस्ट्रक्शन या कमांड कंसीडर करेगा, लेकिन अगर आप किसी वर्ड के साथ अगर ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये किसी फंक्शन को शो कर रहा है। और किसी भी फंक्शन को ओपन या क्लोज़ करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह आप विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जो भी लिखेंगे वो आपके उस फंक्शन के अंदर होगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी इमीडिएटली, वहाँ से आपका ये फंक्शन ही स्टार्ट होगा। और जब ये नेक्स्ट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आएगी तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका एंड हो गया। इसी तरह वॉइड लूप जो है ये ओपन कर्ली ब्रैकेट्स और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, इसके दरमियान ये आपका जो भी आप कोड लिखेंगे वो लूप के फंक्शन के अंदर आएगा। अच्छा, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ये सेटअप फंक्शन जो है इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक दफ़ा रन होंगी या एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद वो अगले फंक्शन पे आपका जो पॉइंटर है या जो भी
आपका एग्जीक्यूशन है वो आपके नेक्स्ट फंक्शन पे चली जाएगी। उसके बाद लूप के फंक्शन में जितनी इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे वो सारी मतलब एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी, और जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। मतलब सेटअप की इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी और लूप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी, अनलेस कि आप कोई उसको इंस्ट्रक्शन दें या कोई लूप लगा दें या उसमें कोई काउंट लगा दें कि वो इंस्ट्रक्शंस इतनी दफ़ा रिपीट होनी चाहिए या एक दफ़ा रिपीट होनी चाहिए। तो उस सूरत में वो लिमिटेड टाइम्स रिपीट होंगी, अदरवाइज़ ये इनडेफिनेटली आखिरी इंस्ट्रक्शन पे जाके दोबारा से पहली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगी। ये लूप इनडेफिनेट होगा। अच्छा, इसमें सेटअप का जो आपका फंक्शन है ये नॉर्मली डिक्लेरेशन के लिए होता है। डिक्लेरेशन मींस कि आपने जितनी भी आईओज़ हैं, मतलब एक पिन को आप इनपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने कोडिंग करने से पहले डिक्लेयर करना है कि कौन सी पिन आपने इनपुट के तौर पे यूज़ करनी है और कौन सी पिन आपने आउटपुट के तौर पे यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने सेटअप के फंक्शन में डिक्लेयर करनी है कि कौन सी पिन इनपुट होगी और कौन सी पिन आउटपुट होगी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन के लिए आपकी जो कमांड यूज़ होती है, डिक्लेरेशन के लिए कमांड यूज़ होती है पिन मोड, और इसके बाद आपकी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट के अंदर आपने जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसमें आपके पिन नंबर आएगा। मतलब पिन आपकी डिजिटल भी हो सकती हैं और एनालॉग भी हो सकती हैं। तो ये हमने जो देखा था हार्डवेयर में कि एक साइड पे डिजिटल पिन्स हैं 0 से लेके आई थिंक 12-13 तक थी। उसके बाद फिर एनालॉग पिन्स भी थी A0 से लेके A5 तक या 6 तक थी। तो ये आपकी यहाँ आपने फर्स्ट ऑपरेंड में पिन नंबर लिखना है, या इसको अभी जेनेरिक कर लेते हैं। इसको यूँ करना है, ये पिन नंबर है आपका, और सेकंड ऑपरेंड जो है आपका वो आपने बताना है कि इसको आप इनपुट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं या आउटपुट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। मतलब इनपुट या आउटपुट में से कोई एक चीज़ आएगी, एक टाइम में आप उसको दोनों चीज़ें नहीं लिख सकते। तो पिन नंबर में एनालॉग पिन भी हो सकती है और डिजिटल पिन भी हो सकती है। ओके, अच्छा, इसमें मतलब जितनी पिन्स आपने यूज़ करनी है उतनी इंस्ट्रक्शंस आपको रिपीट करनी होगी। मतलब एक इंस्ट्रक्शन से आप सिर्फ एक ही पिन को डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल पिन्स आपने डिक्लेयर करनी है तो वो उतनी दफ़ा आपको ये पिन मोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करनी होगी। तो ये पिन मोड जो है आपने सेटअप के फंक्शन में यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद जो एक इंस्ट्रक्शन जो कॉमनली यूज़ होगी, मतलब आपने पिन्स को डिक्लेयर कर दिया है कि वो इनपुट है या आउटपुट है। इसके बाद आपने डाटा या तो सेंड करना है या रिसीव करना है। मतलब अगर पिन आपकी आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर की है तो ऑब्वियसली आप कोई डाटा उस पर सेंड करेंगे, और अगर इनपुट के तौर पे रिसीव की है तो आप डाटा कोई ना कोई रिसीव करेंगे। तो अगर आपने लेट्स सपोज आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर की है तो उस पे डाटा सेंड करने के लिए कमांड जो यूज़ होगी वो डिजिटल राइट की कमांड यूज़ होगी, और इसके बाद फिर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो आपका पिन नंबर होगा। और इसके बाद क्योंकि आपके आर्डिनो जो है डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ दो ऑप्शन है,
या आपकी इनपुट हाई हो सकती है या इनपुट आपकी लो हो सकती है। मतलब ये डिजिटल आपने क्या कहते हैं डीएलडी में भी पढ़ा होगा कि डिजिटल इनपुट या आउटपुट का मतलब है कि ये बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं या 1-0 लॉजिक की फॉर्म में होती हैं। कि इसमें सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या आपकी आउटपुट जो है वो हाई हो सकती है या लो हो सकती है। ट्रू फॉल्स भी मतलब कह सकते हैं कि हाई है तो ट्रू है, लो है तो फॉल्स है। लेकिन यहाँ जो हम टर्म यूज़ करेंगे हाई करने के लिए, वो मतलब एज इट इज़ हाई कर देंगे या उसको लो कर देंगे। मतलब किसी पिन पे अगर आपने पहले आपने यहाँ पिन नंबर लिखा है और हाई अगर आपने कर दिया पिन, तो उसका मतलब है उस पिन पे 5 वोल्ट अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, उस पिन पे 5 वोल्ट अपीयर हो जाएंगे। या अगर आपने कोई उस पर एलईडी लगाई हुई है या कोई एक्चुएटर लगाया हुआ है तो वो मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप उस पिन को लो कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो पिन है इस पे 0 वोल्ट्स अपीयर होंगे। और अगर कोई सेंसर है या एक्चुएटर है तो वो मतलब ऑपरेट नहीं होगा। अच्छा, इसके अपोज़िट जो है कमांड, ये डिजिटल राइट तो है कि आपकी कोई डाटा है वो आउटपुट पे सेंड करना है। इसकी अपोज़िट अभी यूज़ नहीं होनी, लेकिन वो आपकी सिंपली जिस तरह डिजिटल रीड राइट है उसी तरह डिजिटल रीड की कमांड होगी। अब डिजिटल रीड की कमांड जो है वो आपकी क्या कहते हैं डाटा को रिसीव करेगी। ठीक है, तो इसमें आपने डिजिटल रीड में सिर्फ आप पिन नंबर मेंशन कर देंगे और उस पिन पे जो भी डाटा आपका रिसीव हो रहा है वो आपका, इसमें क्योंकि हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे मज़ीद क्लियर होगा। इसमें डिजिटल रीड की कमांड जो है इसको नॉर्मली हम किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं कि जब वो डाटा रीड करेगा किसी पिन से तो उसको कोई भी वेरिएबल होगा उसके अंदर उस डाटा को सेव कर लेगा और उस वेरिएबल को फिर हम किसी और जगह कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि डाटा जो आपने यहाँ इस पिन से रिसीव किया है वो आपका वेरिएबल में सेव हो गया है। वो वैल्यू हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका उस वेरिएबल में सेव होगा और उस वेरिएबल से फिर आप आगे किसी और जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मल्टीपल लाइंस जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब आप लिखेंगे तो उनके दरमियान थोड़ा सा गैप डालने के लिए, थोड़ा सा पॉज क्रिएट करने के लिए, जैसे आप पिक माइक्रो कंट्रोलर में एक सब रूटीन जनरेट करते हैं, एक डिले की सब रूटीन थी, उसको फिर आप क्या कहते हैं या तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से उसकी मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे, या उसमें जो लूप आप रिपीट करते थे उसको कम या ज़्यादा करके ड्यूरेशन बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ आपके पास डायरेक्टली एक कमांड अवेलेबल है। मतलब वो यूँ समझ लें एक फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन वो अवेलेबल है आपके पास, डिले फंक्शन। अब इसमें जो पैरेंथेसिस हैं ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन है ये मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होती है। मतलब आप विद इन ब्रैकेट्स जो भी इसमें काउंट लिखेंगे उतने मिली सेकेंड के लिए आपका जो सिस्टम है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से पहले उतना गैप आ जाएगा। मतलब यहाँ अगर आप लिखते हैं 1000 तो इसका मतलब है कि 1000 1 सेकेंड का गैप आ गया दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान। अगर 500 लिखते हैं तो उसका मतलब है 500 मिली सेकेंड या हाफ आ सेकेंड इसमें आपने बीच में गैप क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसमें कमेंट्स का लास्ट टाइम आप लोगों को आई थिंक बताया था। इसमें सिंगल लाइन कमेंट है वो आप सिंपली डबल स्लैश से कर सकते हैं।
ये आपका मतलब सिंगल लाइन कमेंट होगा। और इसी तरह अगर आपने कोई मल्टीपल लाइंस कमेंट या आपने पैराग्राफ के फॉर्म में आपने लिखना है तो उसमें सिंगल स्लैश और स्टैरिक। ये आप अपना माइक जो है ये म्यूट रखें। अच्छा, ये इसमें मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हैं अगर आपके पास या पैराग्राफ के फॉर्म में, तो आप स्टार्टिंग में एक सिंगल स्लैश और स्टैरिक और उसके बाद आप जितनी लाइंस हैं उसमें सिंगल स्टैरिक के साथ आप लिखते रहेंगे और लास्ट में फिर सिंगल स्टैरिक और एक बैक स्लैश जो है वो आप सॉरी स्लैश सिंपल जो है वो आप यूज़ करके इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये आपका मतलब शुरू में जैसे कोई कोड आप जनरेट कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं उस कोड के हवाले से, या कॉपीराइट्स के कोई सेंटेंसेस होते हैं वो आप इस तरह पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो आपने थोड़ी केयरफुल उसमें रहना है। जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर था वो केस सेंसिटिव नहीं था, उसमें इंस्ट्रक्शन जो थी वो आप बेशक स्मॉल लेटर्स में यूज़ कर लें या कैपिटल में यूज़ कर लें, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज़ लिखना है। अगर कोई स्मॉल कैप्स में है तो आपने स्मॉल में लिखना है, अगर कोई कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में लिखना है। जैसे आपकी ये इंस्ट्रक्शन पिन मोड की है, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एम जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल कैप्स में। तो ये आपने इसी तरह लिखना है। इसी तरह इनपुट आउटपुट कैपिटल में है तो ये आपने कैपिटल में लिखना है। इसी तरह डिजिटल राइट जो है उसमें सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल है। इसी तरह बाकी भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मतलब केस सेंसिटिव हैं। अगर कोई स्मॉल लेटर्स में है तो आपने स्मॉल में लिखना है, कोई कैपिटल में है तो आपने कैपिटल में लिखना है। इसी तरह जो आप वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें अगर आपने वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में डिफ़ाइन किया तो अगर आगे प्रोग्राम में आप उसको कैपिटल में यूज़ कर लेते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो आपको हर जगह स्मॉल कैप्स में यूज़ करना होगा। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो एरर्स आते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपने अक्सर जो केस सेंसिटिव जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो नहीं किया होता, या फंक्शन जो है वो स्टार्ट या एंड होते हुए आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती है। तो उसमें हो सकता है कि कर्ली ब्रैकेट्स आपने आइदर स्टार्टिंग में या उस फंक्शन की क्लोजिंग में आपने मिस कर दी हो, इससे भी आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बाकी इसमें जो आपकी डिले की इंस्ट्रक्शन में या आप जो कोई भी ऑपरेंड यूज़ करेंगे नंबर की फॉर्म में, उसमें कॉमा अगर आप बीच में लगा देंगे तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर आप 500 को इस तरह लिखेंगे या 5000 को इस तरह लिखेंगे तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आपको सिंपली ये विदाउट एनी कॉमा इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना होगा। मतलब जिस तरह आप करेंसी लिखते हैं कॉमा डाल के, उस तरह आप अगर लिखेंगे तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अच्छा, अभी हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन इसमें नॉर्मली होता ये कि आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करेंगे वो आपकी सेमी कॉलन पे फिनिश होंगी। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करेंगे तो सेमी कॉलन आपके कंपाइलर को बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो है एंड हो गई है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अगर सेमी कॉलन नहीं होगा तो वो एरर आ जाएगा, मतलब वो एक ही लाइन कंसिडर होगी। और इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर तो वो फंक्शन है तो फंक्शन के बाद सेमी कॉलन नहीं आता, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बाद सेमी कॉलन आता है। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है जैसे ये वॉइड सेटअप वॉइड लूप, तो इसमें यहाँ एक सेमी कॉलन नहीं आएगा।
वॉइड लूप है, इसके बाद भी सेमी कॉलन नहीं आएगा। अगर तो सेमी कॉलन नहीं है तो वो उसको फंक्शन के तौर पे कंसिडर करेगा कि उसके बाद जो है वो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज़ अगर सेमी कॉलन है, इसका मतलब है कि वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो आपका हो सकता है आर्डिनो में, वो आपकी एलईडी पैटर्न्स जो हैं उसको आप ब्लिंक, सिंगल एलईडी को ब्लिंक करवा सकते हैं, या आप पैटर्न ऑफ एलईडीज़ जो हैं उनको ब्लिंक करवा सकते हैं कि उसकी डिफरेंट पिंस पे आप एलईडीज़ लगाएंगे। जैसे आपने पिक माइक्रो कंट्रोलर के भी इनिशियल प्रोग्राम जो थे उसमें कोई एलईडी का बैंड एक लगाया था, उसी तरह एलईडीज़ को ऑन ऑफ करके आप उसकी कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आपका जो लूप का फंक्शन है ये आपका इनडेफिनेट टाइम्स रिपीट होता रहेगा। मतलब जब तक आप इसे खुद एग्ज़िट नहीं करेंगे या स्टॉप नहीं करेंगे, ये आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई हैं ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं या लूप की कमांड्स होती हैं। वो सेम है जो आप दूसरी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते रहें। तो यहाँ भी उसका सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो उसी तरह होगा। जैसे इसमें मोस्ट सिंपलेस्ट जो है वो आपकी इफ़ की कमांड होती है, या इफ़ देन एल्स, या अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं। इसमें क्या होता है कि इफ़ के बाद कोई कंडीशन आ जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका देन के बाद जो भी क्लॉज है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ़ की कंडीशन आपकी फ़ॉल्स हो जाती है तो एल्स में जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ भी इसी तरह है, बस सिंटैक्स में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो ये इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें इफ़ जो है वो आपने कैपिटल में लिखना है और इसके बाद आपकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी या ब्रैकेट आ जाएगी, और ब्रैकेट में आपने कोई भी कंडीशन लिखनी है कि अगर आपने कोई वेरिएबल यहाँ लिखना है तो उस वेरिएबल की कोई आप वैल्यू लिख देंगे कंडीशन के कोई भी सर्टेन वैल्यू से। अगर आपकी इनपुट जो है कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो आपकी कंडीशन ट्रू होने के साथ नेक्स्ट क्लॉज जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो जो भी इफ़ के बाद आपने लिखा हुआ है वो मतलब बाईपास होके उसके आगे प्रोसीड कर जाएगा। मतलब जिस तरह आपका सेटअप का फंक्शन है, जिस तरह आपका लूप का फंक्शन है, इसी तरह आप इसे कंसिडर करें। इफ़ जो है ये आपका एक फंक्शन है और इसके बाद ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स में आप जो भी लिखेंगे वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो कर्ली ब्रैकेट्स के विद इन जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ ब्रैकेट में आपने कोई भी आप क्या कहते हैं कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कोई आपका वेरिएबल है उसकी आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 100। मतलब वेरिएबल में आप कोई इनपुट ले सकते हैं किसी सेंसर के थ्रू, या आपने पहले से कोई उसकी वैल्यू सेट की हुई है, तो वो वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 होगी तो आपकी ये नेक्स्ट जो कर्ली ब्रैकेट्स आ रही हैं ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 100 से ग्रेटर नहीं है, इवन 100 भी है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स को बाईपास करके आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के आगे प्रोसीड कर जाएगा। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें ये डिफरेंट तरीके से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेंगे तो 100 भी इंक्लूड होगा, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो 100
इंक्लूड नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी अभी प्रोग्रामिंग करेंगे वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये आपकी थी सिंपल इफ़ की कमांड, कि इसमें आपने सिंपली ये बताया कि कंडीशन ट्रू होने पे ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने कोई उसको स्पेसिफाई नहीं किया, वो मतलब प्रोग्राम आगे प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका मतलब ट्रू होने पे सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हों और फॉल्स होने पे भी कोई दूसरी इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट हों, तो आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के फ़ौरन बाद एल्स की कमांड यूज़ करेंगे और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपकी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब यहाँ हमने इफ़ के बाद पैरेंथेसिस या ब्रैकेट यूज़ किए, लेकिन एल्स के साथ जो है वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि एल्स जो है वो इट्सेल्फ पार्ट ऑफ इफ़ फंक्शन। अच्छा, इसमें यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, ये आपकी जो इफ़ और एल्स की कमांड है ये भी आपने स्मॉल कैप्स में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एल्स जो है ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है, ये आपका इफ़ फंक्शन इसी का पार्ट है, कि अगर आप ये स्किप कर लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस मतलब इफ़ क्लॉज के बाद जो भी लिखी हुई है कर्ली ब्रैकेट्स के बाद वो एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज़ क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इमीडिएट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कर्ली ब्रैकेट्स में वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी एल्स में आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसमें मतलब आप ट्रू और फॉल्स दोनों की सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे कंट्रोल रखना चाहते हैं या फॉल्स होने पे, दोनों पे कोई कंडीशन रखना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, इसमें कंडीशंस जो आपने यहाँ विद इन पैरेंथेसिस आपने लिखनी है, इसमें ऑपरेटर्स जो हैं वो उसको क्विकली देख लेते हैं, वैसे पता होगा आपको कि अगर आप सिंपली इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो इक्वल टू का साइन जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस कि आपने किसी वैल्यू को कोई वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल है, कोई डिजिट है, वो आपने किसी वेरिएबल को असाइन किया है तो वो वेरिएबल जो है उस वैल्यू के इक्वल हो गया है। और अगर आपने इक्वल टू का साइन 2 दफ़ा यूज़ कर लिया है तो ये अब आपकी कंडीशन चेक करने के लिए होगा, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं टू चेक वेदर इक्वल टू। मतलब अगर यहाँ इफ़ की कमांड में अगर हम यहाँ कंडीशन लिख देते हैं कि इफ़ वेरिएबल इज़ इक्वल टू, मतलब अब अगर हम सिंगल ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी 100, लेकिन अगर हमने 2 दफ़ा इसको यूज़ किया है तो इसका मतलब है ये सिर्फ चेक करेगा कि वेदर द वेरिएबल इज़ इक्वल टू 100 और नॉट, ये सिर्फ चेक करने के लिए, इसमें वैल्यू असाइन नहीं हो रही, सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आपका वेरिएबल एक या कोई भी वेरिएबल है वो 100 के इक्वल है या नहीं है। तो इन दोनों में आपने थोड़ा डिफरेंस रखना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए, और ये डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ चेक करने के लिए कि ये वेदर सम वैल्यू इज़ इक्वल टू अ वेरिएबल और नॉट। इसके अलावा बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं उसी तरह, जैसे ये इफ़ में
इक्वल टू के लिए चेक कर सकते हैं, और बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और इसमें जो नई चीज़ है, ये अगर परसेंटेज का साइन है तो ये आपको बताएगा कि अगर आपने दो नंबर्स के दरमियान अगर ये आपने ऑपरेटर यूज़ किया है परसेंटेज का साइन, तो ये आपको रिमाइंडर बताएगा आफ्टर डिवीज़न। इसको आप कह सकते हैं कि टू गिव आउट रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे आपने 9 को 9 डिवाइडेड बाय 2 किया है, 9 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो सिंपली ये 4.5 आएगा। ये आपकी सिंपल डिवीज़न है। लेकिन इसी को अगर आप इस तरह लिख लेते हैं 9 परसेंटेज 2, तो इसका आंसर आपका आएगा 1, क्योंकि जब आप 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो ये परसेंटेज का साइन जो है ये आपको रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करेगा। तो ये इन दोनों का फ़र्क है। सिंपल डिवीज़न आपको मतलब आंसर जो भी डिवीज़न के बाद आएगा वो रिटर्न करेगा, और अगर परसेंटेज का साइन है तो ये डिवीज़न करने के बाद जो रिमाइंडर है वो आपको रिटर्न करेगा। तो ये आप कंडीशन में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है, आप इसका कोई रिमाइंडर चेक करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज आप इसको वेरिएबल को किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे और इसको चेक कर देंगे इफ़ इट्स रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 1 और नॉट। तो एक कंडीशन ट्रू होने के केस में आपकी जो नेक्स्ट जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसी तरह आप यहाँ डिवीज़न, ऐड, सब्ट्रैक्ट कोई भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि वो उस वेरिएबल को किसी सर्टेन नंबर से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद रिज़ल्ट जो है आपका किसी सर्टेन वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, तो उस केस में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने इसको कंट्रोल तो कर लिया कंडीशन, लेकिन इस वक्त भी ये आपका जो लूप का फंक्शन है, आपने लूप के फंक्शन में इफ़ देन एल्स की कमांड यूज़ की है, तो ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद ये बार बार रिपीट होती रहेगी। अच्छा, इफ़ देन के साथ इससे मिलती जुलती एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको भी देख लेते हैं। आपका एक वाइल स्टेटमेंट है, वो भी आपकी इसी तरह है, लेकिन उसमें आपके पास फ़र्क ये है कि इफ़ में आप कंडीशन फॉल्स होने पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वाइल की जो कमांड है, वाइल का फंक्शन जो है ये आपका एग्जीक्यूट होगा सिर्फ उसी सूरत में जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। मतलब फॉल्स होने के केस में वो इसको बाईपास कर जाएगा आपका जो कंपाइलर है, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो वाइल का फंक्शन जो है ये भी आपका इसी तरह स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है। आपका डब्ल्यू भी स्मॉल है। ये आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, इसके बाद इसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स में आप जो भी लिखेंगे वो आपका वाइल के फंक्शन में मतलब कंसिस्ट करेगा। अब वाइल जो है इसमें आपने जिस तरह इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर था, इसमें आपने कोई कंडीशन दी थी। अच्छा, जिस तरह आपने इफ़ के कंट्रोल स्ट्रक्चर में कोई कंडीशन दी थी, इसी तरह आपने जो आपका वाइल का स्ट्रक्चर है
इसमें भी आप कोई ना कोई कंडीशन लिख देंगे बेस्ड अपॉन सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन या किसी वेरिएबल को कोई किसी तरह भी कंप्यूट करने के बाद आप असाइनमेंट ऑपरेशन यूज़ करके उसकी कंडीशन चेक कर लेंगे। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऑपरेटर्स मेरे ख्याल से नहीं देखे। अच्छा, ये था आपका रिमाइंडर के लिए। वैसे तो जब हम थ्योरेटिकली लिखते हैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम ग्रेटर देन या लेस देन के नीचे एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ आपका लेस देन इक्वल टू आप जिस तरह आप कॉल करेंगे उसी तरह लिख देंगे। लेस ये आपका है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया लेस देन इक्वल टू। इसी तरह अगर आप इसके अपोजिट कर देंगे तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप एक तो कंडीशन है कि आप चेक कर रहे हैं कि कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के इक्वल है या नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू या वेरिएबल जो है किसी वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो यहाँ आपके पास नॉट इक्वल टू के लिए भी एक ऑपरेटर अवेलेबल है। मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अब इसको अगर हम इफ़ देन में यूज़ करें, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ लिख लेते हैं इस तरह कि इफ़ वेरिएबल उसको आपने 2 से डिवाइड किया है इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है जब तक ये 1 के इक्वल नहीं होगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए भी कर सकते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और उसके अलावा बाकी कंडीशंस पे आपकी जो वैल्यू आगे फंक्शन है वो ट्रू रहेगा। तो वाइल में भी इसी तरह है कि वाइल में आपने एक कोई कंडीशन लिख देनी है। वो मतलब किसी कंडीशन के ट्रू होने के लिए भी आप कर सकते हैं या किसी एक वैल्यू के मतलब जैसे नॉट इक्वल टू हमने देखा उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह वाइल में कोई वेरिएबल है वो आप पहले से डिफ़ाइन कर लेंगे। इसी तरह आप उसको मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 500 के लिए अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि आपका जो आर्डिनो में कंपाइलर होता है वो ब्लैंक स्पेसिस को स्किप कर देता है। उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैंक स्पेसेस को वो मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये आप अपनी प्रोग्राम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टैब्स या एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो दे सकते हैं ताकि वो क्लियरली रीड आउट हो सके। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करना है या कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो दरमियान में आप एक स्पेस बार यूज़ कर लें। अच्छा, अब इसमें हमने कंडीशन लिखी है कि वेरिएबल इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि इनपुट वैल्यू आपने कोई ली है, अगर वो 500 है या उससे ग्रेटर है, उसी सूरत में आपकी ये कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उससे क्या होगा, ये आपका फंक्शन बाईपास हो जाएगा और जो इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अब वाइल में आपके पास एल्स की कोई कमांड नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपने देखा है कि अगर तो 500 से वैल्यू बड़ी है तो उस केस में आपने कोई सर्टेन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली, और अगर आप चाह रहे हैं कि
500 से लेस देन पे भी आप कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। आप वाइल का फंक्शन दोबारा यूज़ कर लें और यहाँ दूसरी कंडीशन लगा दें लेस देन की, और इसके बाद आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो आपकी अब कंडीशन मतलब जो 500 से लेस देन अगर वैल्यू होती है उस केस में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसमें आप यू कैन यूज़ नंबर ऑफ़ वाइल फंक्शंस फॉर मल्टीपल कंडीशंस। तो इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है। तो इफ़ देन एल्स वो आपकी सिर्फ उस सूरत में यूज़ होगी कि आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर वो ट्रू होती है तो वो आप कोई सर्टेन ऑपरेशन करवाएंगे, फॉल्स होती है तो वो आप मतलब आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं या उसके लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। वाइल में जो है एल्स की कमांड नहीं है, लेकिन आप इसे जितनी मर्ज़ी कंडीशंस लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। वाइल की इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब 500 से लेस देन के लिए आपने लगाई है तो इसके आगे आप मज़ीद कोई कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। वाइल के फंक्शन आप उतनी दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइल में ये है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ तब तक ही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आपका फंक्शन जो है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, इसमें बस एक लास्ट थिंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो पोर्शन है वो कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने देखा है कि इफ़ फंक्शन है या वाइल फंक्शन है, इसमें आपने सिर्फ एक ही कंडीशन देखी है। व्हाट इफ़ के अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं कि आप एक ही टाइम में दो कंडीशंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस एक ही टाइम में ट्रू होती हैं या एक ही टाइम में फॉल्स होती हैं, या एक ट्रू होती है दूसरी फॉल्स होती हैं, तो उस केस में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो आपके लॉजिक ऑपरेटर्स लॉजिक फंक्शंस होते हैं जो आपने डीएलडी में पढ़े हैं वो हम यूज़ करेंगे। जैसे आपका एंड फंक्शन होता है। एंड फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशन है, दोनों जब ट्रू होंगी तो आप की कंडीशन ट्रू होने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी। और फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो इनपुट्स आ रही हैं, उन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो आपके पास आउटपुट आएगी। तो यहाँ क्या होगा, दो कंडीशंस आप देंगे, अगर और फंक्शन करेंगे तो उन दोनों में से कोई एक ट्रू होती है तो आपकी अगली लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, मेन इसमें यही है। और तीसरा हम जो नॉट इक्वल टू का हमने यूज़ किया है वो कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं कि एक को आप ट्रू के लिए चेक कर लें, दूसरे को फॉल्स के लिए चेक कर लें। तो अगर इफ़ में देखें इसको लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा अगर सिंपल करें कि इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरी कंडीशन भी एट द सेम टाइम वो चेक हो, तो इसमें आप अच्छा एंड और इसका पहले एंड का और का ऑपरेटर देख लेते हैं। अगर आप एंड आपने यूज़ करना है, मतलब दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम आपने ट्रू के लिए चेक करनी है, तो आप ये दो दफ़ा एंड या एम्परसेंड भी कहते हैं, ये आप दो कंडीशन के दरमियान यूज़ करेंगे, ये आपका एंड ऑपरेशन होगा। इसी तरह अगर आपका और ऑपरेशन है तो आप डबल स्लैश यूज़ करेंगे, तो ये आपका और ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, इफ़ अब हम इफ़ में अगर यूज़ करें, ये आपकी एक कंडीशन है और यहीं आप कोई दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे। मतलब लेट्स सपोज आप कह लें कि इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड इफ़ वेरिएबल इज़, इसे आप कर लें कि इक्वल टू 500। तो अब ये आपकी दो कंडीशंस हो गई हैं कि अगर तो वेरिएबल आपका 100 से ग्रेटर है और वेरिएबल 500 के इक्वल है, उसी सूरत में आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी और ये
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ ये एल्स पे चली जाएंगी, या अगर आपने एल्स यूज़ नहीं किया तो वो आगे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसी की जगह आप चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट हो, तो आप यहाँ डबल स्लैश यूज़ कर लें। अब अगर या तो ये ग्रेटर देन 100 है या फिर ये 500 है, तो वैसे तो ये ग्रेटर देन 100 500 है वो इसी के अंदर आती है, तो यहाँ आप कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं कि या तो ग्रेटर देन 100 है, या इसको लेट्स सपोज आप कर दें कि ये 50 है, या तो 100 से ग्रेटर हो या फिर एग्जैक्टली 50 हो। तो इस केस में आपकी कंडीशन ट्रू होने के साथ ये अगली लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन ये हो सकती है कि या तो वेरिएबल 100 से ग्रेटर हो, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू के लिए कि 50 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, या इस केस में बल्कि 500 अगर करेंगे तो वो फर्स्ट कंडीशन में आएगा, और हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि 100 से ग्रेटर है लेकिन वो 500 एक्सेप्शन है, ये नहीं होनी चाहिए। तो 500 के अलावा बाकी वैल्यूज़ के लिए ये एप्लीकेबल होंगी इंस्ट्रक्शंस, और अदरवाइज़ ये एल्स पे शिफ्ट कर जाएंगी। तो इसी तरह आप ये मतलब 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब लेट्स सपोज आपने 3 के दरमियान करना है, तो आप ये 3 में से कोई एक कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन एट द सेम टाइम अगर ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ एक और दफ़ा साइन यूज़ कर लें और दोबारा ब्रैकेट यूज़ करके कोई भी कंडीशन जो है आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये मतलब मल्टीपल कंडीशंस आप एट द सेम टाइम लॉजिक ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। So now if you guys have some question you can ask. अच्छा, ये क्वेश्चन किसी का, जी ये मोहम्मद वलीद, आप क्वेश्चन कर लें, कोई है आपको? बिल्कुल सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, जैसे हम दूसरे हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किया था कि और के लिए जो साइन यूज कर रहे हैं हम, हम्म यानी आपने कहा डबल स्लैश यूज करनी है, लेकिन सी प्लस प्लस में हमने जो स्ट्रेट हम्म लाइन में स्ट्रेट स्लैश है वो यूज की थी। हम्म तो इसमें यानी स्लैश ही यूज करने की या स्ट्रेट लाइन ही यूज होगी फिर? इसमें इसमें आई थिंक आपका आई थिंक डबल लाइंस ही होगी, वो हम अभी कोडिंग में इसको मज़ीद वेरीफाई कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, डबल स्ट्रेट लाइन ही होगी। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जी और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा चलें ठीक है, फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस आपकी फिर यहीं से मैं डाउनलोड कर लूँगा, वो आपकी लग जाएगी। तो सो दिस इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, सो सी यू ऑन टुमारो।